अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ मुनीबा आसिफ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और साथ ही साथ अपने चाहने वालों का भी खूब ख्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज कुछ हम ज़िंदगी के हवाले से बात करते हैं कि ज़िंदगी में फ़ोकस्ड होना बहुत ज़रूरी समझा जाता है। यूँ समझ लें कि कामयाबी के लिए ना ये पहली शर्त है कि आप जो भी हासिल करना चाहते हैं ना, आपका माइंड उसके लिए क्लियर हो। और दूसरी चीज़ ये कि आप मुकम्मल तौर पर कन्विंस्ड हों, यानी आपकी कॉन्सेप्शंस में कोई मसला ना हो। इंसान को दो तरह से फ़ोकस दरकार होता है। पहला ज़िंदगी में मकसद के हवाले से, यानी कि मकसद क्रिस्टल क्लियर हो, और दूसरा जब आप काम कर रहे हो तब आपकी तवज्जो किसी दूसरी चीज़ की वजह से कहीं भटके नहीं। आपको कोई भी काम करने के लिए ना एक एनर्जी दरकार होती है। और एक बड़ी ही मशहूर कहावत है जिससे हमें इस चीज़ के बारे में पता भी चलता है। कहते हैं कि व्हेन एवर अटेंशन गोज़ और वेयर एवर अटेंशन गोज़ एनर्जी फ्लॉज, यानी कि जहाँ आपकी तवज्जो एक बार जाने लग जाती है, आपकी एनर्जी का बहाव भी उसी तरफ हो जाता है। किसी काम से आपको कितना लगाव है ये इसी बात से पता चलता है कि आप उसको कितनी तवज्जो से करते हैं। तवज्जो देना दरअसल मोहब्बत की एक किस्म होती है और काम से यही मोहब्बत आपको कामयाबी भी दिलाती है। बिल गेट्स का भी एक बड़ा मशहूर जुमला है कि कामयाबी का राज एक है कि आप एक बात पर कितनी यकसुई और तवज्जो मरकूज़ रख सकते हैं। बिलखसूस ये स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई के दौरान तवज्जो ज़रूरी होती है, क्योंकि मुताले के दौरान फ़ोकस और कंसंट्रेशन बरकरार रखना बड़ा मुश्किल एक टास्क होता है। लेकिन कुछ मौसर ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको अपना कर आप इस पर भी काबू पा सकते हैं। सबसे पहले कि डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए। पहला कदम ये है आपके लिए कि एक ऐसी जगह का इंतखाब करें जहाँ कम से कम डिस्ट्रैक्शंस हों। अपने मोबाइल फ़ोन को साइलेंट मोड पर रखें और सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहें। स्टडी स्केजुअल बनाएं। आपका एक स्केजुअल होना चाहिए और उसी पर आपने सख्ती से फॉलो भी करना है उसी चीज़ को। मुख्तलिफ़ मज़ामीन के लिए अपने जो टाइम है उसको जो है ना वो मुख्तस कर लें और ब्रेक्स लें ताकि आपका जहन जो है वो रिफ़्रेश हो सके। उसके लिए आप एक और टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे अमूमन पोमोडोरो टेक्निक कहा जाता है। अब पोमोडोरो टेक्निक है क्या? इसमें होता ये है कि आप 25 मिनट तक पढ़ाई करते हैं या कोई भी काम करते हैं और फिर 5 मिनट का उसमें वक्फ़ा लेते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। अब 4 पोमोडोरो सेक्शन के बाद आप क्या होता है कि 30 या 15 मिनट का एक लंबी ब्रेक ले लेते हैं और फिर उसके दौरान आप एक्टिव लर्निंग करते हैं, यानी नोट्स बनाते हैं, समराइज़ करते हैं और अपनी माइंड मैप्स अपना तैयार करते हैं। ये तरीका आपको फोकस्ड रखता है। हेल्दी लाइफस्टाइल, सेहतमंद ग़िज़ा खाएं और मुनासिब नींद लें। फ़िज़िकल एक्सरसाइज करें क्योंकि ये दिमागी कारकर्दगी को भी बेहतर बनाता है। दूसरा ये कि मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस, रोज़ाना चंद मिनट के लिए ना आपने मेडिटेट करना है, एक्सरसाइज करनी है ताकि आप अपने दिमाग को रीस्टार्ट कर सकें। ये ट्रिक्स जहन को सुकून पहुंचाती हैं और हमारी तवज्जो को बेहतर भी करती हैं। इन टेक्निक्स को ना अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर हम सब ना सिर्फ अपनी तवज्जो बेहतर कर सकते हैं बल्कि अपनी जो तालीमी कारकर्दगी है, यहाँ पर वो किसी भी शोबे से वाबस्ता लोग हैं, जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, वो कहीं पर भी मौजूद हैं, वो अपनी कारकर्दगी में नुमायाँ बेहतरी ला सकते हैं, उसमें बेहतरी जो है ना बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं। तो ये था कि आपने किस तरह अपनी ज़िंदगी में फ़ोकस्ड रहना है और फोकस किस तरह आपने डेवलप करना है। बहुत से लोग होते हैं कि वो उनका माइंड जो होता है वो स्कैटर्ड होता है, मतलब उनके माइंड में वो किसी भी एक चीज़ के ऊपर फोकस नहीं रह सकते हैं। वो कोई काम भी कर रहे होते तो उनके माइंड में बैक ऑफ द माइंड उनकी कुछ और चीज़ें चल रही होती हैं जिसकी वजह से जो वो प्रेजेंटली काम कर रहे होते हैं वो अच्छा नहीं हो रहा होता। तो इसलिए ये जो फोकस्ड रहने की जो टेक्निक्स हैं या उसकी एक्सरसाइज हैं, मेंटली अपने आप को बेहतर करने के हवाले से जो एक्सरसाइज होती हैं वो करना, वो थेरेपीज़ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप घर पर भी इवन दो के कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप किसी के पास जाएं, किसी एक्सपर्ट के पास जाएं। आपको यूट्यूब पे हर चीज़ दरकार होती है, जो जो आपको चाहिए आप वो वीडियोस देखें और आप वो घर पर ऑटोमेटिकली वो कैथार्सिस, वो थेरेपीज़, वो
अपनी मदद आपके तहत कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा पैगाम था। अभी आगे बढ़ते हैं और कुछ मज़ीद बात कर लेते हैं नौजवान नस्ल के हवाले से। जब 16 साल मुसलसल पढ़ लिख कर नौकरी ना मिले, कोई जॉब ना मिले और आपका ताल्लुक़ किसी मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास से हो, तो फिर दो सूरतें होती हैं ख़ासतौर पर नौजवानों के लिए। या तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर सब कुछ बेच कर बाहर जाने की धुन में सब कुछ अपना दांव पर लगा देते हैं, लेकिन फिर भी बाहर नहीं जा सकते। तो ज़िंदगी एक भयानक रुख इख्तियार कर लेती है और हमारा ये अलमिया है कि नौजवान नस्ल पढ़ लिख कर बेरोज़गार है पाकिस्तान में। और ये वो नौजवान नस्ल है जो किसी दूसरे मुल्क में हो तो वहाँ का पावर हाउस तस्वुर किया जाए, लेकिन ये वतन अज़ीज़ में बसने वाले लाखों करोड़ों नौजवानों की बदकिस्मती है कि हुकूमत उन्हें नौकरी देने की पोजीशन में नहीं है और फिर अपना कारोबार करने के लिए उनके पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। और मुआशरती चेन ऐसी बन चुकी है कि मुलाजमत के लिए सब्र और हौसला या फिर बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं पाया जा रहा। तो नौजवान नस्ल क्या करे कि वो जल्द से जल्द इस मुआशरे का मुफीद और बामकसद शहरी बन सके और दौरान तालीम कौन कौन से अहम और बरवक्त इक़दामात करके हम अपने मुस्तक़बिल में जो मुश्किल हालात हैं या मुश्किलात हैं उनसे बचा जा सकता है, ख़ुद को तैयार कैसे किया जा सकता है, ये सब हमने जानना है। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मोहम्मद अवैस हैं जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं और ट्रेनर भी हैं। अवैस साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अब ऐसा जिस तरह मैंने बात की है कि हमारे जो नौजवान नस्ल हैं 16 साल की तालीमी अपनी एक जर्नी मुकम्मल करते हैं, उसके बाद वो मार्केट्स में निकलते हैं कि अब हमें कोई अच्छी या ढंग की नौकरी मिलेगी तो हम एक सरवाइव कर पाएंगे, अपनी आगे फ्यूचर को उसको लेकर चल पाएंगे। लेकिन क्या कहेंगे कि यहाँ पर नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं और नौकरियाँ ना मिलने की वजह से डिप्रेशन रेट, एंजाइटी रेट, स्ट्रेस रेट इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। तो नौजवान नस्ल किस तरह इस चीज़ को कोप अप कर सकते हैं? जी, इसमें सर्टन नॉट ओनली वन थिंग बेसिकली। जब आप अपने एजुकेशनल कैरियर के ऊपर फोकस करते हैं तो आपने ये सबसे पहले सिलेक्ट करना है कि व्हाट एरियाज यू आर गोइंग टू एफिशिएंटली परफॉर्म। अच्छा। तो उसमें ये है कि देखें आजकल हमारे क्योंकि मुल्क में एक रुझान है कि आईटी सेक्टर में चले जाएं, कंप्यूटर साइंस में चले जाएं, एंड दे आर लॉट्स ऑफ पीपल हु आर अर्निंग लॉट्स ऑफ मनी ओवर द ऑनलाइन अर्निंग एंड ऑल। तो वो एक इंस्पिरेशन हमारी यूथ के अंदर आ चुकी है कि ये वाली फील्ड इख्तियार कर लें तो हम फर्दर वेरी सून वी कैन गेट स्टार्ट अर्निंग द मनी एज वेल। लेकिन इन चीज़ों को अगर मैं बात करूं, जैसे आप 16 साल की तालीम की बात कर रही हैं, तो जो निसाब हमें पढ़ाया जा रहा है जो आईटी और कंप्यूटर सेक्टर में बेसिकली स्पेशली इफ आई एम गोना टॉक अबाउट, इट्स वेरी आउटडेटेड। अच्छा। तो जो लैंग्वेजेस, जो आपको कोर्स मटेरियल, जो आपको बुक्स दे आर गोइंग टू अलॉट, जब आप उनको स्टडी करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर, उसकी स्क्रिप्ट, उसकी लैंग्वेजेस सारी आउटडेटेड एंड ओल्ड। ओके। और आजकल के एनवायरनमेंट में जब यू आर गोइंग टू बी ए प्रैक्टिकल तो आप उस फेज को कैटर ही नहीं कर पाते। दैट्स अ बिग इशू। ओके। क्योंकि देखें आजकल आने वाला दौर नो डाउट इट्स आईटी सेक्टर एंड ऑल, सो उसके लिए ये है कि हमें फोकस ये करना चाहिए कि जैसे ही आप अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करते हैं, टेक्निकल एजुकेशन स्पेशली, सो आपको साथ साथ कोई शॉर्ट कोर्सेज या किसी मेंटोर के पास यू हैव टू स्पेंड सर्टेन टाइम टू बी ए प्रैक्टिकल ऑन इट। अच्छा। So when you will be on the ground, going to run and earn your money, उसके लिए आपको ये है कि फिर चैलेंजेस नहीं आते जब आप जॉब एक्वायर करते हैं। लेकिन सबसे पहले तो जैसे आपने कहा कि चैलेंज है कि हमारा जो करिकुलम है, जो सिलेबस है वो आउटडेटेड हो चुका है, वो लैंग्वेजेस हमें नहीं सिखाई जा रही हैं जो कि आगे फ्यूचर में जो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाएंगी, जिनका रुझान बहुत ज़्यादा है। तो पहले तो वहाँ पर फ्लॉ आ गया ना, उसको कैसे चेंज कर सकते हैं? आपके पास कोई आइडिया है उसके हवाले से? जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ क्योंकि डिग्री तो हमें चाहिए, डिग्री तो चाहिए ना। हाँ जी, बिल्कुल ट्रू। तो वो तो हमें एट एनी केस हमें वो अटेन करनी ही करनी है। सो डिग्री तो आप समहाउ, और कोई चॉइस ही नहीं है इसके अलावा, आप आउट ऑफ सिलेबस जा ही नहीं सकते। हाँ जी। तो डिग्री तो आप अटेन करें, लेकिन उसके साथ साथ आप जो फोकस करें वो नॉट ओनली योर डिग्री ओनली, आपको मल्टीटास्किंग रहना चाहिए। अच्छा। आपको डिफरेंट फील्ड्स के अंदर अपने आप को ट्राई करना है। देखिए ये जो 18, 20, 24 साल की उम्र है, वंस बिफोर यू आर गेटिंग मैरिड, उससे पहले ही यू हैव द टाइम टू गो एंड टेक सम फर्दर एक्सपेरिमेंट्स विद योर लाइफ। जहाँ पे आप फिट इन होंगे
वहाँ पे इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका करियर जो है वो बेहतरीन कर देगा। अच्छा। लेकिन आजकल जो मैं एक अलमिया देखता हूँ कि जब हम एक ही डिग्री, एक ही एजुकेशन के ऊपर फोकस करके जब जॉब के पीछे भागते हैं, तो जॉब इज़ लाइक नाउ डेज गवर्नमेंट तो आप भूल ही जाएं, वो भूल ही जाए। प्राइवेट सेक्टर्स में यू हैव टू बी अ मल्टीटास्किंग। आप इधर किसी एक में फेलियर हैं तो दूसरी साइड पे आप फिट इन हो सकते हैं। हाँ। सो एक तो ये है तरीका जिसके अंदर हम अपनी माशी हालात को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि डिप्रेशन में चले गए हैं या कोई और ऐसी रीज़न है जिसकी वजह से आपको फेलियर आप किसी भी रीज़न से हो रहे हैं, तो डिप्रेशन में तो सिर्फ आपने अपनी सेहत को ही ज़ाया करना है। तो उससे निकलने के लिए ऑब्वियसली एक तो अल्लाह पाक के यहाँ आपको 5 वक्त खड़े होना चाहिए, अल्लाह को अपनी मुश्किल बतानी चाहिए, ताकि आपके मसाइल जो हैं आपको ज़हनी सुकून तो कम अज़ कम मिले, तो आप फिर अगली चीज़ों के ऊपर फोकस भी कर सकते हैं। तो इस तरह से इंशाल्लाह जो मैं समझता हूँ कि अगर हम एक डायरेक्शन अपनी सेट कर लेते हैं तो हमें ज़िंदगी को अच्छी तरीके से जीने का भी हुनर आ जाता है और मुश्किलात से भी झेलने का फ़न आ जाता है। अब रही बात अगर हमने बाहर जाना है तो बाहर देखें जी, पाकिस्तान में ही ज़िंदगी इतनी तेज़ हो चुकी है और बाहर तो आपके चांस ऐसे हैं कि इफ़ यू आर नॉट बीइंग सिलेक्टेड फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, पीछे 150 बंदा खड़ा, तो वो क्विकली हायरिंग प्रोसेस और ये सारा कुछ जो है आपका नंबर ही नहीं आता। लेकिन अगर आपके रिज्यूमे में पाकिस्तान में रहते हुए 4-5 साल का एक्सपीरियंस विद द डिफरेंट मल्टीपल फील्ड्स होगा, तो आप अपने रिज्यूमेस भी बाहर जाने के लिए 2-3 किस्म के आप तैयार कर सकते हैं कि अगर चलें मैं अकाउंटिंग में फेलियर हूँ तो आई कैन ट्राई द वेब डेवलपमेंट, अगर वेब डेवलपमेंट में फेलियर हूँ सो आई कैन ट्राई सम अदर जॉब। तो उसमें ये होगा कि यू विल बी हैविंग अ चांसेस गेट द जॉब। लेकिन कैसे, अब जैसे आप कह रहे हैं कि मल्टीटास्किंग होना है कि अपनी करियर के साथ जो हमारा एजुकेशनल करियर होता है उसके साथ साथ बाकी चीज़ें भी हमने करनी है, बट बच्चों के ऊपर इतना बर्डन डाला होता है, इतना बर्डनाइज बच्चों को किया हुआ होता है विद थेरेटिकल वर्क एंड प्रैक्टिकल सारी चीज़ें, कि उसकी वजह से बच्चे कुछ और कर ही नहीं पाते हैं। उसी चीज़ को वो लेकर चल रहे होते हैं जिसके बारे में वो डिग्री ले रहे होते हैं। तो वो कैसे फिर मल्टीटास्किंग हो सकते हैं? फिर तो वो डिग्री 16 साल की अपनी पढ़ाई, एक करियर ख़त्म करके फिर ही किसी और साइड पे जा सकते हैं जी। ये या उनकी डायरेक्शन फिर कब चेंज करनी चाहिए, कब उन्हें मोटिवेशनल स्पीकर या किसी एक वो बंदे के पास जाना चाहिए जो उसको बता सके? देखिए, मोटिवेशंस आपको बेसिकली मिलती हैं वो सबसे पहले तो आपके घर से मिलती हैं। इफ़ योर पेरेंट्स आर हैविंग अ डायरेक्शन, यू कैन गाइड योर चिल्ड्रन कि आप इस फील्ड में जाएं, ये करें। इस तरीके से आपको मुस्तकबिल में आगे इंशाल्लाह माशी हालात बेहतर हो सकते हैं। लेकिन देखें, जो बर्डन है बेसिकली जो बच्चे को समझ आती है वो इट्स काइंड ऑफ व्हेन ही इज़ इन मिडिल क्लास से निकल के जब वो मैट्रिक या ऑनवर्ड जाता है, उसको फिर समझ आती है कि अच्छा मेरे पास डायरेक्शन क्या है। लेकिन आप अगर कहें कि मल्टीटास्किंग होने के लिए वंस यू विल बी गोइंग टू कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, तो देन यू हैव अ टाइम आप अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं आफ्टर योर। तो प्रेशर जो है वो मैट्रिक से पहले अच्छा, उसके बाद आपके पास फ्रीडम है, आपके पास टाइम है। लेकिन अगर आप उस टाइम को उस तरीके से यूटिलाइज नहीं करेंगे तो डेफिनेटली डिप्रेशन तो आना ही है, क्योंकि हर बच्चा, हर एक नया जो है जॉब सीकर, वो यही चाहता है कि मुझे जल्द से जल्द जॉब मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, घर मिल जाए। तो ये चीज़ें मिलती तो हैं वक्त के साथ, लेकिन अगर आपकी डायरेक्शन ठीक है तो उसके अलावा तो आप विदाउट एनी डायरेक्शन यू आर नॉट गेटिंग, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसमें फिर हमारे जो सेक्टर्स हैं, एजुकेशनल सेक्टर्स हैं, हमारे तालीमी इदारे हैं, उनका कितना अहम रोल है कि वो भी तो कुछ इनिशिएटिव्स ले सकते हैं, जिस तरह अपना करिकुलम चेंज कर सकते हैं जो आउटडेटेड हो चुका है। विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें कुछ अपडेट्स अंदर लेकर आनी चाहिए, तो उनका कितना इम्पॉर्टेंट रोल होता है? देखिए, ये भी आई कैन से लाइक जहाँ तक मेरा जोर चल सकता है फॉर माई किड्स, मैंने कुछ रिटन फॉर्म में भी उनके इंस्टीट्यूट्स में भेजी चीज़ें कि भाई दिस इज़ समथिंग, बच्चे जो, क्योंकि आई एम फ्रॉम द IT इंडस्ट्री, बच्चे जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उसका आज से 20 साल पहले तक रुझान ख़त्म हो चुका है। सही। तो आप उसको सिलेबस को अपडेट करें। अगर आप सिलेबस अपडेट नहीं करते हैं तो एज ए सेड कि अगर आपने जैसे ही अपना करियर स्टार्ट करना है, तो जो आजकल टेक्नोलॉजी आ चुकी है, जितनी इन्वेंशन हो चुकी है, वो बच्चे को समझ नहीं आता। बिल्कुल ऐसे। उसको फिर शुरू से शुरू करना पड़ेगा, या वो किसी लर्निंग फेज में जाएगा या इंटर्नशिप में जाएगा। अब 16 साल पढ़ाई के बाद वो 2-3 साल फिर कहीं सीखने में लगाए, तो मुझे बताएं फिर उसने ग्रूम कब करना है। ऐसे ही है। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है जिस पे हमारी गवर्नमेंट को, हम सबको काम करना चाहिए ताकि बच्चों को थोड़ी सी एडवांस जो है स्किल्स सिखाई जाए। सही।
क्योंकि करियर जब स्टार्ट करना है तो ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज आएगा यार। तो फिर अब जैसे आपने कहा कि आपका आईटी से ताल्लुक़ है, तो फिर इस ख़ास तौर पर पर्टिकुलर फील्ड के अंदर कौन कौन से बच्चे शॉर्ट कोर्सेज सीख सकते हैं, या कौन कौन से स्किल्स सीख सकते हैं जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इन डिमांड हैं अराउंड द वर्ल्ड? देखिए, इसमें सबसे पहले टॉप ऑफ द थिंग इज़ अ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग जी, उसके अंदर आपके सारे फेजेस कवर हो जाते हैं। इससे इसका फ़ायदा ये है, देखें आप छोटा बिजनेस भी आप एफिलिएट मार्केट कर सकते हैं, आप ट्रेड बिजनेस कर सकते हैं, आप किसी भी किस्म की फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, ठीक है, वेब डेवलपमेंट में जा सकते हैं आप। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स से हमें स्टार्ट करना चाहिए, और बच्चों को और आने वाली यूथ को एक मेरा मैसेज है कि देखें, अगर आप टेक्निकल लैंग्वेज नहीं ले सकते, लाइक जो PHP है, लारावेल है, या इस तरह की और जो हाई एंड लैंग्वेज जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं, अच्छा, अगर आप वो स्किल्स नहीं ले सकते तो आप एटलीस्ट डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आए। इसका तो ऑल ओवर द वर्ल्ड इट्स वेरी डिमांडिंग, और ये ना ख़त्म होने वाली चीज़ है। अच्छा। और आपने देखा होगा कि कोविड में काफ़ी लोग जो है अफेक्ट हुए हैं इस पर्सपेक्टिव से, लेकिन जो लोग ऑनलाइन मीडिया से एसोसिएटेड थे उनका बल्कि बिजनेस चला, उनको बल्कि अपॉर्चुनिटीज़ मिली, एंड दे अर्न अ लॉट इंस्टेड ऑफ इन अ रेगुलर बेसिस। तो ये चीज़ें हैं जिसमें हमें डेफिनेटली हम आने वाली नस्ल को इसको फोकस करना चाहिए। और इसमें एक नहीं, बहुत सी फील्ड्स हैं, सिक्योरिटीज़ हैं, कंप्लाइंस हैं, IT है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, वेब डेवलपमेंट्स हैं, SEO है, उसके अलावा आपकी ई-कॉमर्स साइट है। अगर कोई ई-कॉमर्स के अंदर स्पेशलाइज करना चाहता है तो शॉर्ट कोर्सेज के बाद दे कैन गेट, लाइक इफ़ आई एम रेफरिंग हेयर, जो पाकिस्तान में लोकल कुछ ई-कॉमर्स वेबसाइट्स बड़ी चल रही हैं जिसके ऊपर आप ऑनलाइन ऑर्डर्स देते हैं। ओके, यू कैन हैव अ स्टोर देयर। आप एक वहाँ छोटा सा अपना अकाउंट बनाएं, एक प्रोडक्ट को बेचें। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपने जब उसके ऊपर अपना टाइम स्पेंड करना है तो अल्लाह पाक तो मेहरबान है ही, वो आपको इंशाल्लाह कभी ना कभी तो रास्ता कोई ना कोई ऐसी डायरेक्शन दे देता है कि यू आर ऑन। मतलब कि जो हमारी नौजवान नस्ल है वो जॉब सीकर ना बने, बिजनेस सीकर बने, बिजनेस की तरफ जाए अपने। बल्कि मैं तो सजेस्ट करूँगा दोनों काम करें। दोनों काम करें। दोनों काम कैसे कर सकते हैं? जॉब के साथ साथ आप बिजनेस कैसे रन कर सकते हैं? मैं देखें, पहले वही टाइम था ना कि हमारे पेरेंट्स जब एक there's a only father who's earning, और सारा खानदान खाता था, अब नहीं हो सकता। और उनकी ड्यूटी भी वही 6 घंटे 8 घंटे थी। लेकिन अब ये है कि हर प्राइवेट सेक्टर में बैठा हुआ इंसान वो 12-14 घंटे भी काम करता है। हाँ, लेकिन फिर भी पूरा नहीं पड़ता। और घर में एक नहीं, जितने भी अफराद हैं वो कोई ना कोई छोटा छोटा काम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे तो यही उन्हें कोशिश मतलब मैसेज दूंगा कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ेगा, थोड़ी पेन लेनी पड़ेगी, to have a comfort zone for entire life. ठीक है, थैंक यू सो मच मोहम्मद अवैस साहब हमारे साथ मौजूद है। अवैस साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और हम नौजवान नस्ल के हवाले से बात कर रहे थे कि किस तरह वो अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ अपनी सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं कि आए रोज़ मुझे भी ये मसला होता है और बहुत से लोग जो हमें देख रहे हैं उन्हें भी ये मसला रहता होगा कि जनाब सर दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, यहाँ पर माइग्रेन का मसला बहुत ज़्यादा रहता है। अब ये दोनों में फ़र्क है। एक तो सर दर्द यूजुअली हमें रहता है, उसकी कुछ और वजूहात हो सकती हैं, और माइग्रेन एक कंडीशन है और उसकी भी कुछ ट्रिगर पॉइंट्स हो सकते हैं, कुछ रीज़न्स अलग हो सकते हैं, और दोनों को मिक्स नहीं किया जा सकता है। और अगर माइग्रेन का प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाए तो जनाब वो कंडीशन आपकी वर्सन भी हो सकती है। तो इसका इलाज क्या है? बहुत से लोग कहते हैं कि माइग्रेन का कोई इलाज नहीं है, आप बेशक इसकी कोई मेडिसिन भी अभी तक नहीं आई हैं और आपको बस एहतियात ही करनी है। तो क्या वाकई ऐसा है? और ये जो बैठे बैठे हमें ऐसे ही सर दर्द शुरू हो जाता है, या हम सो के उठें तो सर बहुत भारी रहता है, सर दर्द हो जाता है, इसकी क्या वजह है? इसका इलाज क्या है और क्या रीज़न्स हो सकते हैं इसके पीछे? इस पर हमने बात करनी है। इसमें बात करने के लिए डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, पेन मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं। तो डॉक्टर साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्लाह का। डॉक्टर साहब, सर दर्द और माइग्रेन, सबसे पहले बताइए ये दोनों अलग अलग हैं या इनमें कोई डिफरेंस मौजूद है?
ये दो बिल्कुल अलग अलग एंटिटीज़ हैं, बिल्कुल। ओके। अच्छा, आजकल के मौसम में मेरे पास ज़्यादा पेशेंट्स माइग्रेन के आते हैं, माइग्रेन क्या बहुत है? ज़्यादा। ओके। अच्छा, एक बात याद रखने की है कि जो माइग्रेन है ये बेसिकली फीमेल्स में ज़्यादा होती है और हर बीमारी फीमेल में क्यों है डॉक्टर साहब? मुझे ये समझ नहीं आती है। 4 to 6 टाइम्स एज कम्पेयर टू मेल्स। जितनी भी जी, मैं यहाँ हाँ, पर इश्यूज को डिस्कस करती हूँ ना, हर बीमारी में ना फीमेल्स आगे होती है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसकी कॉज भी किसी को नहीं पता, किसी को कॉज भी नहीं पता, लिहाजा हर कोई उसको अपने हिसाब से ट्रीट करने की कोशिश अच्छा। करता है, न्यूरो सर्जरी से लेके हाँ। मेडिसिन तक ओके। और दम दरूद से लेके टोटकों तक हर चीज़ चलती है इसके बारे में। ओके। क्योंकि कॉज नहीं पता, लिहाजा उसका ट्रीटमेंट इफेक्टिव किसी को नहीं पता। ट्रू। वो ट्रीटमेंट के बारे में अभी बात करते हैं। दूसरी जो हेडेक होती है, आजकल के मौसम में हेडेक भी ज़्यादा होती है, हेडेक भी है। ओके। ज़्यादा होती है। अच्छा, ह्यूमिडिटी होती है आजकल। हाँ। ह्यूमिडिटी क्या कॉज करती है कि एक बैरोमेट्रिक प्रेशर होता है, वो जब कम होता है तो जिस्म में दर्दें ओवरऑल शुरू हो जाती हैं, जोड़ों में दर्दें शुरू हो जाएंगी, जिस्म थका रहेगा, काम करने को दिल नहीं करेगा, सुस्ती थकावट बिल्कुल, रहेगी बिल्कुल। और बाज़ लोगों के जोड़ सूजना शुरू हो जाते हैं, बाज़ लोगों की गर्दन अकड़नी शुरू हो जाती है। दिस इज़ ऑल कि आजकल के मौसम में हब्स ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है और उसके अलावा जिस्म के अंदर एक्टिविटी कम है, बारिश में लोग निकलते कम है, चलते फिरते कम है, इस वजह से दर्दें शुरू हो जाती हैं। ओके। अच्छा, जो हेडेक है ना, वो उसमें तो सारे सर में हेडेक हो सकती, सारे सर में दर्द हो सकती है। जो सर दर्द की किस्में, मसलन जो फ्रंट पे हेडेक होगी उसको हम टेंशन हेडेक कहते हैं, ऐसे लगेगी जैसे किसी ने बैंड बांध दिया। हाँ। वो स्ट्रेस और टेंशन हेडेक होती है। अच्छा। इसके अलावा मेल्स में एक हेडेक होती है, उसको क्लस्टर हेडेक कहते हैं। क्लस्टर हेडेक होती ओके। है। उसकी निशानी होती है कि वो आंख के पीछे होगी और पीछे तक जाएगी, ऐसे लगेगा जैसे किसी ने आंख में छुरी घोंप दी है। बड़ी शदीद दर्द होती है। और वो किस वजह से होती है? उसकी भी कोई वजह नहीं, कोई वजह नहीं उसको है। लेकिन क्लस्टर हेडेक कहते हैं। क्लस्टर फिर हेडेक। बेशुमार लोग जिनके साइनसेस हैं, हाँ। उनको साइनस हेडेक होती है जो फ्रंट पे और इधर होती है। हाँ, एक वो हेडेक होती है। एक जनरलाइज हेडेक होती है जो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्लीप हो गया, ओवर एक्सर्शन हो गई, थकावट हो गई, टेंशन वैसे कोई होगी, उससे भी हेडेक होती है। अब आते हैं माइग्रेन की तरफ। हाँ। जो माइग्रेन है इस मौसम में अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा हो जाती है। क्यों? जितनी गर्मी है, जैसे माइग्रेन के पेशेंट्स हैं, अगर वो ज़्यादा ह्यूमिड एनवायरनमेंट में रहेंगे, पसीना ज़्यादा निकलेगा तो दर्द ज़्यादा शुरू हो जाएगी। ज़्यादा देर गर्मी में जाएंगे, दोपहर को निकलेंगे तो नंबर ऑफ़ एपिसोड्स ऑफ हेडेक ज़्यादा हो जाएंगे। अच्छा। वजह उसकी आमतौर पे ये होती है कि जब डिहाइड्रेशन होगी, थकावट होगी, ओवर एक्सर्शन होगी तो माइग्रेन स्टार्ट हो जाएगी। और माइग्रेन स्टार्ट होने से पहले अक्सर पेशेंट्स को पता चल जाता है ट्रिगर पॉइंट कि जी अब शुरू होने वाली है, अब शुरू हो गई है, अब पीक पे आ गई है। अच्छा। अब ठीक होने वाली है, अब ठीक हो गई है। मतलब वो अपने अलार्म यस, दे रहा हर होता एक है को, साथ ऑलमोस्ट हर एक को पता होता है। साथ। अब चूंकि दो चीज़ें हम इसमें देखते हैं कि अगर आपको अपने ट्रिगर पॉइंट्स का पता है कि भाई मेरी अगर नींद पूरी ना हो हाँ। तो मुझे दर्द शुरू हो जाएगी, मेरी थकावट ज़्यादा हो जाए तो मुझे दर्द शुरू हो जाएगी, ओके। मैं धूप में निकलूँ तो मुझे दर्द शुरू हो जाएगी, हाँ। स्ट्रॉन्ग स्मेल हो जाए, स्ट्रॉन्ग जैसे पेट्रोल पंप है, हाँ, कोई मिट्टी का तेल है, कोई नया पेंट हुआ है, या इवन दो कि बहुत से लोगों को परफ्यूम से भी हो जाती है, वो स्ट्रॉन्ग है। परफ्यूम भी नहीं लगा सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है। और फिर उसमें क्या होता है, आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, शोर अच्छा नहीं लगता, रोशनियाँ अच्छी नहीं लगती, कोई किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस अच्छी नहीं लगती। अच्छा। So, वो वक्त जो माइग्रेन के पेशेंट्स के साथ होता है वो बड़ा सख्त होता है वो। और उनके लिए नहीं बल्कि जो उनके बेचारे इर्द गिर्द हैं, हाँ। उनके लिए भी बड़ा सख्त वक्त होता है। लेकिन मतलब अभी तक इसका कोई रीज़न पता ही नहीं चल पाया कि माइग्रेन की वजह क्या है। मतलब ऐसे क्या आपके माइंड में ऐसी चीज़ें या न्यूरोलॉजिकल कोई ऐसा अप्स एंड डाउन हो रहे हो जिसकी वजह से ये माइग्रेन की चीज़ हिट करती है आपको? जी, बहुत सारे टेस्ट हुए, हार्मोन्स के टेस्ट हुए, सीटी स्कैन हुए, एमआरआई हुए और बेशुमार टेस्ट हुए, लेकिन कोई स्पेसिफिक कॉज जो पिन पॉइंट कर सके हाँ। भाई ये वजह है, वो नहीं है, वो नहीं पता चला। वो नहीं पता चली। अच्छा, इस तरह उसके ट्रीटमेंट भी मुख्तलिफ हैं। अच्छा। कोई सर दर्द की दवाइयाँ लेते हैं, कुछ माइग्रेन के लिए दवाई लेते हैं, कुछ एपिलेप्सी की मिर्गी की दवाइयाँ भी देते हैं बीच में, कोई ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ शुरू कर देते हैं। सो एवरीथिंग इज़ बीन गोइंग ऑन। जैसे हम लोग हैं, हम लोग ट्रीटमेंट थोड़ा सा मुख्तलिफ करते हैं। अच्छा। हम उनको ओजोन से ट्रीटमेंट करते हैं। अब ओजोन क्या है, ये ऑक्सीजन है बेसिकली, हम स्किन पे लगाते हैं। माइग्रेन के पेशेंट्स को दो चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। एक, उनको ये लगेगा कि हमारे सर के अंदर कोई चीज़ चलनी शुरू हो गई है, जैसे कोई मशीन चलती है। अच्छा। खून की नालियाँ होती हैं, वो फैलना शुरू कर देती हैं, जिससे उनको ये फीलिंग होगी। नंबर 2, खिंचाव शुरू हो जाता है कि सर के किसी एक साइड पे, सेंटर में, सर के पीछे वो खिंचाव शुरू हो जाएगा। अच्छा। ओजोन जो कि ऑक्सीजन है वो क्या करती है कि इस खिंचाव को भी दूर करती है। हाँ। जो खून की नालियों की रवानी में वो जो
शुक शुक की आवाज़ें आती हैं वो भी बेहतर होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है, नुकसान कोई नहीं है, कोई स्टीरॉयड नहीं है, कोई एंटीबायोटिक नहीं है। अच्छा। स्किन के अंदर हम नहीं लगाते, स्किन के ऊपर सिर्फ टच करते हैं, बाकी गैस एब्जॉर्ब हो जाती है। सो ये इसमें अभी तक हमने कुछ 500-600 पेशेंट्स किए हैं विद वेरी गुड रिजल्ट्स। अच्छा, फीडबैक आया अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब ये है कि पाकिस्तान के हर हिस्से से लोग आते हैं, अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। 5 से 7 मिनट का ट्रीटमेंट है, 1 से 4 के दरमियान आमतौर पे सेशंस होते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं। और इट्स वेरी इफेक्टिव। हम मेयो हॉस्पिटल में जहाँ पे आपने बताया मैं होता हूँ, हम वहाँ पे भी ट्रीटमेंट करते हैं और बेशुमार लोग आते हैं, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, आते हैं करा के अपना चले जाते हैं। सो ऐसा ट्रीटमेंट जिसमें कोई नुकसान नहीं है, साइड इफ़ेक्ट नहीं है, वो उसका कोई हर्ज नहीं है। बाकी एहतियातें हैं वो सबको अच्छा, तो इसमें क्या कोई एज ब्रैकेट भी है डॉक्टर साहब के इस एज के लोगों को ज़्यादा हो गए? एक तो आपने बता दिया कि फ़ीमेल में ज़्यादा है इसकी रेशो, बट कोई एज ब्रैकेट भी है कि ये बच्चों में भी हो सकती है, बूढ़ों में भी हो सकती है, नौजवानों में ज़्यादा होगी? किस तरह इसको डिवाइड किया जाए? मैंने जो सबसे छोटी एज का पेशेंट देखा था वो 6 साल है। 6 साल, क्योंकि ये फेमिलियल है, ये भी याद रखें। माँ को है या बाप को है तो बच्चे को भी हो सकती है। अच्छा, ये जेनेटिकली भी आपके आ सकता है। एक फैमिली के अगर 2 भाइयों को 2 बहनों को है तो आगे सुन के बच्चों को भी हो सकती है। हमारे पास पूरी फैमिलीज आती हैं। सो 6 साल से लेके ऑनवर्ड्स किसी भी एज तक ये हो सकती है। अभी मैंने 6 साल का देखा, हो सकता है उससे छोटा भी। क्योंकि निशानी माइग्रेन की क्या है कि बाप को पता होता है कि मैं जब छोटा था तो मुझे इस जगह पे दर्द होती थी। बेटा भी एग्जैक्टली वही जुमला बोलता है कि अब्बा मुझे ये वाली दर्द यहाँ भी हो रही है। अभी चंद दिन पहले उन्होंने कहा कि जी मुझे अपनी बचपन याद आ गया जब बेटे ने मुझे एग्जैक्टली वही लफ्ज़ इस्तेमाल किए जो मैं अपने वालिद को कहता होता था कि मुझे फ़लाँ जगह पे इस तरह की दर्द हो रही है। तो मैंने तो उसको नहीं सिखाया, लेकिन बच्चे को चूँकि दर्द थी उसने मुझे वही लफ्ज़ इस्तेमाल किए, तो वो फिर दोनों बाप बेटा है और अल्लाह का शुक्र है दोनों ठीक है। और उस बच्चे के लिए भी वही ओजोन वाला ट्रीटमेंट? जी, वो ट्रीटमेंट वही है क्योंकि ये सेफ़ है, हम बच्चों को दे सकते हैं। स्किन में लगानी है, ऑक्सीजन है, बच्चों को इसकी असर कोई नहीं होगा, बजाय इसके आप उनको दवाइयाँ दें, कोई ऐसी दवाई दें जो हैवी हो, जो उनको नुकसान पहुंचाए। तो ये वो चीज़ें जो नुकसान नहीं पहुंचाती, स्किन में लगती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, बॉडी में तो जाती नहीं है, सिर्फ उस जगह पे रहेगी जहाँ पे इसका इफेक्ट होना है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोगों को माइग्रेन शुरू होता है तो उन्हें वॉमिटिंग वगैरह भी आना, नोजिया, वॉमिटिंग और बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें भी होना शुरू हो जाती हैं, ये रिलेट करती हैं, कोरिलेट कर रही होती हैं? बिल्कुल, ये माइग्रेन के अगर में बेसिकली 4 हिस्से हैं। अच्छा, 4 पार्ट्स हैं। उनमें से एक पार्ट जब ट्रू फुल एपिसोड होता है तो उसमें वॉमिटिंग भी, नोजिया भी है, वॉमिटिंग भी है, चक्कर भी आते हैं, लोग बेहोश भी हो सकते हैं। लेकिन ये कि वही बात है, अगर आप उसको टाइम पे पकड़ लें, जो कि फॉर्चुनेटली पता चल जाता है कि मुझे दर्द होने वाली है, आप उस वक्त अगर दवाई खा लें तो वो जो पीक वाली नौबत है वो नहीं आती, तो वॉमिटिंग हो सकती है। बिल्कुल, आप मतलब अगर आपका पीक पे एपिसोड चला गया है या वो पेन चली गई है तो फिर आपको इस तरह का जो कंडीशन है, वॉमिटिंग, चक्कर या इस तरह की प्रॉब्लम हो सकता है। बिल्कुल हो सकती है। और इवन इसके एपिसोड के ख़त्म होने के बाद एक जो पोस्ट माइग्रेन टाइम होता है उसमें कन्फ्यूजन रह सकती है, समझ नहीं आ रही, बंदे को थकावट ज़्यादा हो गई है, चक्कर आ रहे हैं, यानी काफ़ी देर आप उस की शिद्दत के बाद भी मुब्तला रह सकते हैं। लेकिन क्या आप इसकी वजह से, माइग्रेन की वजह से एक फॉगीनेस हो जाती है आपके माइंड के अंदर, आपको समझ नहीं आ रही होती, आपकी ब्लर, जैसे हमारी आंखों के आगे होता है ना, वैसे हमारे माइंड में भी एक फॉगीनेस हो जाती है, क्या वो हो सकता है? जी बिल्कुल, उसको ब्रेन फॉग कहते हैं। यही मैं कह रहा हूँ, ये हो सकता है ये, और ये कुछ देर स्टे कर सकता है, चंद घंटों में ये ठीक हो जाएगा। अच्छा। लेकिन ये भी उस माइग्रेन के एपिसोड का हिस्सा है। ये सारे का समझे कि ये पूरा एक पैकेज है जो एक साइड से शुरू होता है, दूसरी साइड पे ख़त्म होता है। इस पैकेज में कोई चीज़ कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ अपने तमाम पेशेंट्स को कि दिस इज़ ट्रीटेबल। अगर आप इसको हौसले से बर्दाश्त करें, इसको मैनेज करें, तो ये मैनेज हो सकती है। मैनेज हो सकता जी बिल्कुल। है। कोई खाने की वजह से भी चीज़ें, कुछ खाने की वजह से भी हो सकता है ये? बिल्कुल, इसमें जैसे मैंने अर्ज़ किया था पहले कि ये बाज़ लोगों को चीज़ से, अच्छा, बाज़ लोगों को चॉकलेट से, और इस तरह की बहुत से ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं जिससे लोगों को माइग्रेन छिड़ सकती है। अच्छा, तो वही बात है कि हर बंदे को अपना पता लग जाएगा कि मुझे ये चीज़ एलर्जी करती है, ये चीज़ माइग्रेन मेरी या बढ़ा देगी या शुरू कर देगी, तो उसको उन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। जैसे अभी आपने कहा कि स्ट्रॉन्ग परफ्यूम भी बाज़ औक़ात ये उसको ट्रिगर करती है। इवन दो मुझे लगता है ये जो पोलन का वो आता है, सीज़न आता है, वो भी, और बहुत से लोग कहते हैं जी हमारे घर में जो पेट्स होते हैं उनकी वजह से भी हमें हो जाती है। पेट से आमतौर पे माइग्रेन का डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है।
पेट से एलर्जी होती है, एलर्जी उससे और बड़ा कुछ हो सकता है, लेकिन माइग्रेन का ताल्लुक बहुत ही हुआ भी तो बहुत मिनिमल होगा, लेकिन पेट से और बड़ा कुछ होता है। लेकिन माइग्रेन के ट्रिगर पॉइंट्स पे पेट आमतौर पे अगर होंगे भी तो बहुत नीचे आता है, ठीक है, वो नहीं आ सकता। हमारे यहाँ पे तो एक बड़ा कह लें कि कॉमन सा एक टोटका है कि हमारे घरों में कोई कहता है ना वो सर में दर्द हो रही है तो घर वाले कहते हैं चाय पी लो, चाय से तुम्हारी सर दर्द ठीक हो जाएगी। वाकई ऐसा जी ऐसा हो सकता है, बिल्कुल चाय पीने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, क्योंकि चाय के अंदर कैफीन होती है। हाँ। तो कैफीन बाज़ों का तो आपकी हेडेक को रिलीव कर देती है, कोई हर्ज नहीं है, चाय पीने में कोई नुकसान भी कोई नहीं है। तो पहले तो चाय दी बीमारों को जाती थी। हमारे बचपन में सुना ये जाता कि जब चाय शुरू हुई थी तो उसका मतलब यही होता, लोग आके पूछते कि आपके घर में चाय बनी है, खैर तो है। अच्छा, इसका मतलब कोई बीमार है। सो लोग अगर चाय पीने से दर्द ठीक हो जाए तो क्या हर्ज है, कोई क्या हर्ज है कि वो कर लेनी चाहिए। हाँ। अच्छा, दूसरा ये एक तो आपने कहा कि ये वाली जो सर दर्द है वो टेंशन की वजह से होती है। अब बहुत से लोगों को ये आईब्रोज के ये वाला हिस्से में या सिर्फ आंखों के ऊपर वाले हिस्से में हो रही होती है। ये मोस्टली साइनस हेडेक है, यहाँ पे साइनसेस होते हैं। ये जिनको साइनस की इशू होता है उसमें ये हेडेक के फ्रंट के ऊपर, इन दो साइनसेस के ऊपर और इन जगहों के ऊपर हो सकती है। तो साइनस हेडेक के ऑब्वियसली ट्रीटमेंट भी अलग है, उसका डायग्नोसिस भी अलग है। वो हर चीज़ मुख्तलिफ है, लेकिन ये हो सकती है, आप ठीक कह रही हैं। वो ओजोन में नहीं आती, उसका ट्रीटमेंट ओजोन कर सकते हैं जी, हम साइनसेस का ट्रीटमेंट भी करते हैं, लेकिन वो ट्रीटमेंट थोड़ा सा होता वो भी ओजोन से, ट्रीटमेंट का मोड थोड़ा सा मुख्तलिफ है। उसका मोड थोड़ा सा मुख्तलिफ, वो फिर आपको साइनस ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास आपको फिर उनके पास भी भेजते हैं। हम साइनसेस को भी ट्रीट कर सकते हैं अगर उनको साइनस हेडेक है। बाकी अगर कोई और इशू है ऑब्वियसली वो फिर वो ईएनटी के पास ही जाएंगे। तो डॉक्टर साहब फिर इस मॉनसून के मौसम में फिर कैसे खुद को बचाएं, क्या क्या एहतियात करें? मतलब कॉमन सबके लिए वो एहतियातें जो है ना बहुत ज़रूरी हो। देखिए 3-4 चीज़ें याद रखें जो हम सबको करनी चाहिए। पहली बात, अपने आप को एक्टिव रखें, ठीक है, चलते फिरते रहें। अगर हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, मसल्स एक्टिव रहेंगे तो दर्द कोई भी नहीं होगी, चाहे जोड़ों की दर्द हो, सर की दर्द हो या कोई और दर्द हो। अच्छा। नंबर 2, हाइड्रेटेड रखें, पानी पीते रहें, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। अब पूछते लोग पानी की कमी कैसे पता चलेगी? पानी की कमी 3 चीज़ों से पता चलेगी। अच्छा। सबसे पहली बात ये कि अगर आपने अपने यूरिन को देखना है, अगर उसका कलर येलोइश है, पानी जैसा नहीं है, इसका मतलब कि पानी कम है। अगर उसकी क्वांटिटी थोड़ी है, इसका मतलब कि पानी कम है। और अगर वो गाढ़ा है तो उसका मतलब कि पानी कम है। अब देखिए, एक बंदा जो सारा दिन मोटर बाइक पे घूमता है उसके पानी की रिक्वायरमेंट और है, और जो एक दिन सारे दिन एसी में बैठा है उसकी पानी की रिक्वायरमेंट और है। हम दोनों को एक टारगेट नहीं कर सकते भी आपने 2 गिलास पीने हैं, आपने 4 गिलास पीने हैं। हर एक को अपना पता होना चाहिए। तो सेकंड पार्ट ये हुआ कि अगर आपके पास यू आर वेल हाइड्रेटेड तो कोई भी दर्द कम होगी। अच्छा। नंबर 3 जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं, हर एक को पता, अगर मुझे नींद पूरी ना हो, मुझे थकावट ज़्यादा हो, मुझे स्ट्रेस ज़्यादा हो तो पेन शुरू हो जाती है, उससे बच करें। और नंबर 4, अपने खुराक जो है हैवी खाने जो देर से हज़म होते हैं, फ्राइड फूड है, फिज़ी ड्रिंक्स हैं, ये जो जंक फूड है, इससे अवॉइड करें। जितनी मसाले वाली चीज़ें हैं, जितनी देर से हज़म होने वाली चीज़ें हैं, ये आपको हेडेक कॉज करती हैं, ये आपका पेट ठीक नहीं देती, और इस मौसम में आपको हज़म भी आसानी से नहीं होती। सो दे ऑल क्रिएट जनरलाइज्ड हेडेक्स और जनरलाइज्ड बॉडी पेन्स। तो इनसे बच करें तो बिल्कुल ठीक रहेंगे, कोई कुछ नहीं होता। मतलब एक्टिव रहें तो आपकी सारी चीज़ें जो है ना बिल्कुल सबसे ज़रूरी हल हो जाएंगी और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। तो इस वक्त अगर मैं पूछूं तो आपके पास क्या रेशो है पेशेंट्स की जो ख़ास तौर पर माइग्रेन के पेशेंट्स हैं और जनरल हेडेक के पेशेंट्स आ रहे हैं? मतलब मुझे नहीं लगता कि जनरल हेडेक के पेशेंट्स उस तरह जाके डॉक्टर्स को रुजू करते हैं, वो तो घर में पेन किलर खा के ख़त्म कर लेते हैं। माइग्रेन के पेशेंट आजकल काफ़ी ज़्यादा। अच्छा। एक दर्द जो इसका इससे डायरेक्ट ताल्लुक़ नहीं, वो मैं आज के मौसम के बारे में बताना चाहूँगा। मैं चूँकि खुद रेडियोलॉजिस्ट भी हूँ तो हमारे पास बेशुमार लोग अल्ट्रासाउंड के लिए आते हैं। अच्छा। आजकल हर तीसरा चौथा मरीज़ गुर्दों की पेन के साथ आ रहा है, जो कि फिर वही बात है, पानी की कमी है गुर्दों के अंदर। किसी को ज़रा सी भी छोटी सी भी पथरी है तो या वो पथरी बननी शुरू हो जाएगी या वो निकलेगी, तो वो जाके उस गुर्दे में साने के दरमियान नाली में फंस जाती है। सो उसका हल वही है कि आप पानी पीते रहें, अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखें, नहीं तो पानी की कमी होगी तो ये जो गुर्दों वाली दर्द है, ये आजकल तकरीबन हर लिस्ट में हम काफ़ी पेशेंट देखते हैं जो सर्दियों में या बाकी मौसम में नज़र नहीं आती। और मेरे ख्याल में उसकी बहुत बड़ी वजह पानी का लॉस है, जो हम पूरा नहीं करते।
पानी वो उतना पीते नहीं हैं। पानी नहीं पी रहे होते ना, वो रोज़ाना की बुनियाद पर हम भी आपको ये बता रहे होते हैं कि जितना हमारा पसीना निकल रहा होता है, यूरिनेशन के थ्रू हमारा जितना पानी लॉस हो रहा होता है, हम उस तरह पानी का इंटेक नहीं कर रहे होते हैं। तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। और जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी कहा कि इसी में बैठे हुए बंदे की रिक्वायरमेंट और है, बाहर काम करने वाले की रिक्वायरमेंट और है। ये आपने देखना है कि आपका जो दिन भर कामकाज कैसा है और उसके मुताबिक अपने पानी का भी ख्याल रखना है। डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। पेन मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं और सर दर्द और माइग्रेन के हवाले से हम बात कर रहे थे। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ लाहौर शहर के हवाले से बात कर लेते हैं। और आपको पता है कि मानसून का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और इस मानसून की बारिशें जो लाहौर की मखदूश इमारतें हैं उसके लिए बड़ा ख़तरा बन चुकी हैं। और लाहौर में मजमूई तौर पर 487 ख़तरनाक इमारतें मौजूद हैं और वॉल सिटी में 400 हैं, जबकि जो लाहौर के बाकी 9 जोन्स हैं उसमें 87 ख़तरनाक इमारतें इस वक्त मौजूद हैं, जिसमें लोग रिहाइश पजीर भी हैं, जिन्हें डिक्लेयर किया गया है कि ये मखदूश इमारतें हैं, ये खुदा न खास्ता किसी भी वक्त जो है ये गिर सकती हैं और ये जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। इसके अलावा नोटिस के बावजूद भी जो मुतबादिल जगह है वो ना होने पर मकीन ख़तरनाक इमारतों में रहने पर मजबूर हैं। तो ये क्या वजह है, क्यों नहीं जो मुतबादिल जगह हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं, इसका क्या मैकेनिज़्म होता है, क्या प्रोसीजर होता है, उस पर बात करेंगे। और दूसरा ये भी कि जनाब क्योंकि मुहर्रमुल हराम भी चल रहा है, आज 8वीं मुहर्रम भी है, जल्द से जुलूस भी हो रहे हैं और इसके हवाले से भी पंजाब हुकूमत ने क्या इक़दामात उठाए हैं, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए चीफ़ रिपोर्टर ऑफ लाहौर न्यूज़ इमरान अकबर हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। इमरान, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह। इमरान, सबसे पहले तो ये मखदूश इमारतों के हवाले से बात कर लेते हैं कि ये बहुत बड़ा मसला है और हर साल ये जो इमारतें हैं इनको डिक्लेयर किया जाता है कि मखदूश इमारतें हैं और खुदा न खास्ता कभी भी ये गिरने का खदशा पैदा किया जा रहा होता है, लेकिन इसमें कमी वाक़ई नहीं हो रही है। इस डेटा में या स्टैटिस्टिक्स में इजाफा ही हो रहा है, तो इसमें कोई काम भी हो रहा है कि नहीं हो रहा? अदीबा, बहुत शुक्रिया आपका। ऐसे लग रहा है कि पिछले लास्ट मंडे भी आपके पास आए तो ऐसे लग रहा है कि कल के रोज़ ही आए क्योंकि वो काम ही इतना होता है कि हफ्ते का पता नहीं चलता। अब देखें, मैं आपको एक ना छोटी सी बात बताता हूँ, आप खुद ही समझ जाएंगे कि क्या मामला आएंगे। अच्छा, देखें, आपने कहा जी हर साल मानसून के इंतज़ामात का इनको पता होता है, मानसून आना है, प्री मानसून आना है, फिर मानसून आना है और उसके बाद तेज़ धूप निकलती है और छतें गिरने का इम्कान पैदा हो जाता है। अब ये तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो है ये सरकार की अपनी है, ये हमारी तो है ही नहीं। बिल्कुल ऐसे है। अब इसके लिए इंतजाम किसने करने हैं, टैक्स कौन वसूल करता है, तमाम मामला किसके सपुर्द हैं। हमने तो सिर्फ ईयर एंड आइज़ बन के शहरियों की आवाज़ उठानी होती है, हमने बताना होता है कि यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है। अभी लास्ट संडे मैंने आपके प्रोग्राम में जब मंडे को आए तो हमने आटे का जिक्र किया, तो अब देखें कि वो कह रहे हैं विद होल्डिंग टैक्स लग रहा है, हमने मिलें बंद कर देनी है, मिलें बंद हो गई। अब बिलीव करें 3 दिन उन्होंने हड़ताल की, 11, 12 और 13 को ख़त्म कर दी, यानी कि हुई शुरू 10 को, मगर 3 दिन उन्होंने मजमूई तौर पर मुकम्मल तालाबंदी की। और उसके बाद बात मान ली गई, नेगोशिएशन हो गई, ताले खुल गए और मामला हो गया। तो यही पहले कर लेते हैं, क्यों इतना टाइम वेस्ट किया? यानी कि आपको पता ही है कि ये टाइम वेस्ट है और इतना प्रेशर क्यों डाला और क्यों इस तरह से प्रेशर लिया आपने। ये काम है, वो कह रहे हैं कर दें। अब मसला ये है कि वो कहते हैं कि हमें आपकी बात की समझ आ रही है, अच्छा, मगर आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, हमें आपकी बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यानी कि जिस तरह मैं अब आपको कहूँगा ना कि ये छतें गिर रही हैं, ये घर गिर रहे हैं,
नज़र आ रहा है, समझ आ रही है, मगर आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ का प्रेशर लेकर आए। अभी इसी तरह इनको भी कहा गया भाई आपकी बात की हमें समझ आ रही है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर आवाज़ नहीं आ रही। तो यही चीज़ जो है हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि इनको पता होता है कि ये जगह पे जो रेड जोन करार दिया गया है, लेकिन वॉल सिटी अथॉरिटी इतनी बड़ी अथॉरिटी, अरबों रुपए का बजट और इतने सख्त कानून और इतने यानी कि बड़े अच्छे लोग बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे नौजवान बैठे हुए हैं, इंजीनियर बैठे हुए हैं, बिल्डिंग इंस्पेक्टर बैठे हुए हैं, तमाम लोग बड़े अच्छे हैं। वहाँ पे उनको एक एक जगह का पता लग गया है, इतने अच्छे तरीके से तारीखी जो है वो इमारतों का वो बड़े अच्छे तरीके से उनको सेव कर रहे हैं। हमारा जो डिक्लेयर किया गया है कि ये असासा है, स्टेट का असासा है, जो हमने बाहर से आने वाले लोगों को, लाखों लोगों को दिखाना है, लाखों टूरिज्म को दिखाना है, वो लाहौरियों को दिखा दे, बड़ी बहुत बड़ी बात है। लाखों लोग तो पता नहीं हमें कौन से त्यारे से या सियारे से आते हैं और कब देखेंगे। देखें, मकसद ये कहने कि 400 मारते हैं वॉल सिटी अथॉरिटी यानी कि अंदरून शहर के अंदर 400 मारते हैं। चले जी, हम कहते हैं कि ये इन्होंने रेड जोन करार दे दिया, वहाँ पे इन्होंने कोई वहाँ पे रेड निशान लगाए होंगे कि ये घर गिरने वाला है, यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो कहीं और जाकर रहें। कैसे रहें? उनके पास तो किराया देने वाला, किराया देने के लिए पैसे नहीं है, कैसे रहें? वहाँ पे तो स्टोर बने हुए हैं, कैसे रहें? वहाँ पे तो लोगों का माल पड़ा हुआ है, कैसे रहें? ये तो तमाम तर इंतजाम तो इनके हैं। इसी तरह अगर आप देखें तो शहर के अंदर भी 400 इनके 800 से ज़्यादा मारते हैं, तो कम से कम थोड़ा सा ववेला जो है इनको खुद भी करना चाहिए। थोड़ा सा होश इनको खुद भी आना चाहिए कि यार अगर ये अगर हम ज़ीरो पे ले आए, ज़ीरो पे ले आए, तो ये आज हम बातें नहीं कर रहे होंगे, हम तो इससे आगे वाला काम कर रहे होंगे कि यार ये सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया, ये इमारत थी इसको गिराया, नया बनाया, उसके हवाले कर दिया, उसके जो भी पैसे बनते थे या उसको बैंक लोन ले दिया या कुछ करवा दिया, किसी तरीके से कोई हैंडलिंग कर ली। अब भी देखें नोटिस जारी हो गए, इतनी इमारतों को ये हो गया। यार ये तो आपने इसलिए किए ना कि कल को खुदा न खासा को गिर जाए, नागहानी मवाद सामने आ जाए, तो कल को हम कहेंगे जी हमने तो इनको नोटिस दिया था। भाई नोटिस दी ना, आपका काम नहीं है। आपने अगर कोई काम सरकार ने करवाना हो तो वो हो सकता है। तो क्या प्रोसीजर क्या होता है कि मतलब अगर वो मखदूश इमारत जो है वो डिक्लेयर कर दी गई है, रेड जोन में आ गई है, तो उधर जो लोग रह रहे हैं या कोई कारोबार कर रहा है, तो उसको किस तरह, क्या ये हुकूमत की ही प्रॉपर जिम्मेदारी है कि उन्होंने कोई दूसरी जगह मुतबादिल उनको देनी है, प्रोवाइड करनी है, तो वो खाली करेंगे? देखें निबा, मैं आपको एक काम, आप मुझे कहते हैं हाँ, तो मुझे आपकी बात की समझ आ रही है ना। आप मुझे कहें जी हम आपको एक जगह देते हैं, हाँ, वहाँ पे आपको इंतजाम करवा देते हैं, आप इतने अरसे से रह रहे हैं, ये अभी हुकूमती प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने लगे हम। अच्छा। जैसे ये तैयार होगी हम आपको 2, 3, 4 साल बाद दे देंगे। कम से कम घर तो खाली हो गया ना, कम से कम उनकी जानें तो बच गई ना। अब प्रोसीजर यही है, प्रोसीजर ये है कि हुकूमत कम से कम सख्ती से भी निपट सकती है और निपटना भी चाहिए, क्योंकि उनकी जानों का मसला है। हमने प्रॉपर्टी महफूज नहीं करनी, हमने जाने महफूज करनी है। अब देखें ना, अभी पिछले दिनों ये 3-4 रोज़ पहले बारिश हुई है, छत गिर गई है अंदरून शहर में, वो भी ये 400 में से एक इमारत ऐसी होगी जिसको जो गिरी और जो वहाँ पे लोग थे। अब ये देखिए ये जद में आ गए। अब यही प्रॉब्लम है कि चले इस साल कोई बच जाएगा, अगले साल जद में आ जाएगा। गिरनी तो है क्योंकि वो तो डिक्लेयर है, उसका तो इंजीनियर ने कह दिया हुआ कि ये कभी भी गिर सकती है, इसकी छतें कभी भी नीचे आ सकती हैं। तो मुझे तो ये भी नहीं समझ लगती लोग रह कैसे लगते हैं। लोगों को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, उनके साथ ताउन करना चाहिए। लोग क्या करें, इतनी महंगाई में लोग कहाँ पर जाएं? किराए पे तो वो जा नहीं सकते, उनके पास खाने को पैसे नहीं है, बिजली के बिल देने को पैसे नहीं है, वो किस तरह वो चले जाएं उस घर से निकल कर? कहाँ जाएं? सड़क पर रहेंगे, कहाँ रहेंगे फिर? मैंने यही तो कहा कि अगर तो हुकूमत ये चाहे तो कर सकती है। देखिए बिजली के बिल के पैसे, खाने के पैसे, ये तमाम चीज़ें बीच में आती हैं कि अगर हुकूमत उनका इंतज़ाम करवा सकती है और करवाना भी चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी, अव्वलीन जिम्मेदारी है। देखिए अगर आप हुकूमत में, अगर आप आके मुझे कहें कि आपका घर गिरने वाला है और हम आपको मुतबादिल जगह भी दे रहे हैं, हर सहूलत भी दे रहे हैं जो आपके घर मिल रही थी, तो मैं क्यों नहीं जाऊंगी? मैं तो अपनी जान की हिफाजत करूंगी ना, मैं तो जाऊंगी वहां पे कि आप जब तक इसको सही करेंगे हम वहां पे रहेंगे, वापस आ जाएंगे हम। ये चीज़ अब देखें, ये तो आप कह रहे हैं, अगर तो ये हो सकता है तो हुकूमत को चाहिए ये करवा दे। तो ये तो पहले सबसे पहले हुकूमत के एंड से स्टार्ट होगा ना, फिर ही जो कंज्यूमर होगा जिसने वहां से निकलना है वो निकलेगा। हुकूमत कहती है कि हमने नोटिस दिए। अच्छा, हुकूमत की जिम्मेदारी सिर्फ नोटिस तक है क्या? घर खाली करवाने के लिए नोटिस दिए, उनकी आप फाइल देखेंगे वो इंशाल्लाह ताला वो फाइल आपको पूरी नजर आएगी। आप ये इल्ज़ाम हुकूमत पर फिर कहेंगे हम नहीं लगा सकते, आप तो ठीक है, वो अपनी जगह पे ठीक बैठे हुए हैं। वो कहते हैं जी हम जाते हैं इनके पास,
वो कहते हैं जी हमने खाली नहीं करना, हम कहते हैं खाली करें, वो कहते हैं जी हमें तमाम सहूलियत दें, तो वो कहते हैं कि सहूलियत देना तो हमारा काम नहीं है। अच्छा, तो फिर किसका काम हम है? तो इसका आप एक घर जो बंदे है को उसके घर से निकाल रहे हैं, आप अपना काम करने के लिए एक बंदे को उसके घर से निकाल रहे हैं, तो वो कैसे कहीं और जाके जो है वो सहूलियात अवेल कर सकता है? तो यही देखें, ये वो कहते हैं कि ये अपने किसी रिश्तेदार के घर रह ले, अच्छा, किसी और के घर रह ले, इतनी देर में हम इसके घर पे जो भी इसका पैच वगैरह, ये नहीं कि घर गिरा कर दोबारा बना देंगे, पैच वगैरह लगने वाला है। ये नहीं है कि वो कहेंगे हम आपको 2 करोड़ 1 करोड़ घर के ऊपर लगा दें, वो पैसे कौन देगा? पीछे से सरकार कहेगी तो देंगे ना। उनका तो लाइट महकमे, उनका तो काम ही यही है कि आपने ये खाली कर दिया, हमारी जान छूट गई, ताला लगाया, कल को गिर भी जाता है हम कहेंगे ये तो पहले डिक्लेयर था। देखिए वो जाने तो महफूज होगी ना, वो तो सेफ हो गई। ये प्रॉब्लम है, यहीं पे आकर सब कुछ रुका हुआ है। अब देखिए मानसून है, मैंने आपको पहले बताया कि इंतजामात करने हैं तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान के लिए, शहर को बचाना है। जब आप ये सोच के काम करते हैं ना कि हमने अपने शहर को बचाना है, हमने पाकिस्तान के लिए काम करना है, फिर हो जाते हैं, फिर नीयत ठीक होती है ना। तो जब आपने ये सोचना है अच्छा ठीक है, ये बस इसको कह दिया, अपनी फ़ाइल फिल किया हमने, जब कोई बुलाएंगे सस्पेंड ही होना है ना, छोटा सा बंदा जो उसको सस्पेंड करवा देंगे, खुद बाजेंगे, हम कहेंगे जी हमने तो नोटिस करवा दिए थे, ये देखिए हमारे पास हर चीज़ मुकम्मल है। सरकार भी कहती है जी हमने तो कह दिया हुआ है, तो ये देखें, मीडिया को भी वो दिखा देते हैं, उसमें कहते हैं ये देखें ना हमने नोटिस दिए हुए हैं। तो यही प्रॉब्लम क्रिएट है कि 800 शहर में बिल्डिंग्स हैं, उसके इंतजाम करने हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब देखें इस वक्त ना बहुत ज़्यादा एक्टिव है। अच्छा, वो एक एक चीज़ को खुद लेकर चल रही हैं। उनका आज का भी जो बयान है फ्रंट पेजेस में, उन्होंने कहा कि आटे और रोटी का मामला था और जो हक सच की बात है हम उसके साथ खड़ी हुई हैं। ये उन्हीं की वजह से हड़ताल खत्म हुई है, उन्हीं की वजह से जो है चेयरमैन FBR और 4 वफाकी वज़रा इस्लामाबाद में बैठे हैं सर जोड़ कर, उन्होंने एसोसिएशन वालों को बुलाया, तो ये काम जो है वो हफ्ते की शाम को हुआ है, नहीं तो ये लटका हुआ था काम। अब बात वही आ जाती है कि वो कह रहे थे आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ निकालें, तो बात समझ आ रही है। तो अब हफ्ते की शाम को तो आवाज़ आई ना, फिर तो काम हो गया। तो इसी तरह इसकी भी आवाज़ हम इसी तरह खड़ी सुना रहे हैं लोगों को कि वज़ीर-ए-आला पंजाब तक भी पहुंच जाए कि वज़ीर-ए-आला पंजाब इसको तो दी बेस्ट काम कर रही हैं पंजाब में। वो तो नो डाउट, वो तो दर्द रख रही हैं हाँ। हर बंदे का कि किसी तरीके से काम हो जाए। लेकिन सीवर का निकासी आपका मामला हो तो वो आपको सड़कों पे नजर आती हैं। वो एक अलग बात है कि एक छोटा सा फैसला है तो उसके बाद जो थोड़ा सा अब 2-3 दिन से ज़रा वो इजलास हो रहे हैं, मगर इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनको फिर भी जो है पंजाब की तरफ उनका पूरा ज़हन है, ख़ास तौर पे बड़े शहरों की तरफ। इसमें लाहौर नंबर 1 पर आता है, टॉप में लाहौर आता है। तो उसके लिए उनका है कि लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है जैसे ये मानसून ख़त्म हो तो हम शुरू करवाएं, ताकि अगले साल आपको सड़कों पर ये जो पानी की जगह जगह पे खड़े होना है, निकास का मसला है। मैं आपको एक बात बता दूँ मुनीबा, बारिश होती है तो हम भी बाहर आ जाते हैं, हमने तो दिखाना ये है कि बारिश हुई है तो अभी इतना टाइम हुआ है तो ये पानी खड़ा है, पानी खड़ा हुआ है। हम ये नहीं कह सकते कि पानी निकल नहीं रहा, पानी निकल जाता है, निकासी अब हो जाता है। देखिए लक्ष्मी चौक में मैंने खुद देखा, बारिश हुई और उसके बाद तकरीबन 3 से 4 घंटे बाद पानी निकल गया। वो इसलिए कि डिस्पोजल स्टेशन अगर आपका चल रहा है, देखिए नीचे से डिज़ाइन जो है वो इस तरीके से हुआ होता है, निकासी आपका सीवरेज लाइन, कि आप और मैं समझ ही नहीं सकते। ये सिर्फ और सिर्फ उसको समझ लग सकती है जो ज़ेरे ज़मीन एक नई दुनिया है। हाँ। कि जितना हम खाते पीते हैं सारा सीवरेज हो रहा है। अच्छा, सिग्नल्स के वाले से भी थोड़ा बताएं कि वो बंद होंगे, क्योंकि यूजुअली तो वैसे बंद हो जाते हैं। अच्छा, जो हमें पिछले साल बताया गया था मैं उसके मुताबिक बताता हूँ कि जिस पॉकेट में जितनी देर जुलूस रहेगा, एज्यूम करते हैं कि हमने रात को तकरीबन 9वीं की रात को 12 बजे या 1 बजे के दरमियान निसार वैली से जुलूस बरामद होगा और उसने अगले यानी कि उसी दिन से मुराद यह है कि उसने 10वीं यौम अशूर को तकरीबन मगरिब की नमाज के वक्त उसने वहाँ पे पहुँचना है। तो उस दरमियान में वो जुलूस जो है जब जहाँ जहाँ पहुँचेगा उसके रेडियस में तकरीबन 1.5 से 3-4 किलोमीटर तक के रेडियस में सिग्नल्स बंद रहेंगे। अच्छा। अब जैसे ही वो जुलूस भाटी चौक में पहुँचेगा तो एक टाइम में वो पूरा जो रेडियस होगा ना 10-12-15 किलोमीटर का, उसको बंद कर दिया जाएगा। अच्छा। सिग्नल्स को। ये प्रॉपर वे भी यही है कि आपने पूरा शहर जी बंद करना है तो उस अच्छा यौम शूर में ये होता ही है कि ठोकर का जुलूस ख़त्म हो चुका होता है,
शादमान और सही, पांडव ठीक। स्ट्रीट का जुलूस खत्म हो चुका होता है। तो इसी तरीके से जो है इन जुलूसों को मद्देनजर रखते हुए जैसे जैसे जुलूस खत्म होते हैं वहाँ पे सिग्नल्स ऑन होना शुरू हो जाते हैं और ये सब लोग जो हैं ये करबला गामिशा की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। अज़ादार भी वहाँ पे आ जाते हैं मातमी जुलूस लेकर, तो इस सब दफा लोग भी यही तरीकाकार होगा। पार्किंग जो है इनकी नासिर बाग में होगी, तमाम पार्किंग जो है इसी तरह जो तमाम रोड्स हैं इसके इर्द गिर्द के लोग वहाँ पे सफ़र करने से इज्तनाब करें। रावी रोड, बदामी बाग, दाखिली रास्ते, तमाम जो रास्ते हैं वो कॉर्डन ऑफ उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है। ठीक है जी, ये सारी सूरत हाल थी जो हमने आप लोगों के साथ शेयर की। इमरान अकबर चीफ रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है। इमरान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी आगे बढ़ते हैं और कुछ खाने पकाने के हवाले से बात कर लेते हैं। वैसे भी ख़वातीन जो है यूजुअली हमें किचन में ही मौजूद नज़र आती हैं और ख़ासे पकवान जो है हमारे घरों में पक रहे होते हैं। कोई भी इवेंट हो जाए, घर में किसी ने आना है या आपने किसी की तरफ जाना है, तो हमारा यही होता है कि घर में अच्छी सी चीज़ें, अच्छे से पकवान पकाए जाएं। लेकिन आजकल क्योंकि मुहर्रम का महीना भी चल रहा है और इसमें भी आपको पता है नज़र न्याज देने का भी सिलसिला एक रहता है, तो बहुत से लोग हैं बाहर से कुछ चीज़ें पकवा लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग यही कहते हैं कि हम अपने हाथ से वो चीज़ें पकाएं, घर में उसको तैयार किया जाए और फिर उसकी न्याज बांटी जाए। तो आज हम इसी के हवाले से बात करेंगे कि हम किस तरह घर में अच्छे अच्छे पकवान पका सकते हैं एक प्रोफेशनल शेफ़ की तरह। उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, ठीक है, एक आपका तरीक़ाकार भी मौजूद होता है, आपका मोहब्बत का भी एक एलिमेंट होता है, लेकिन कुछ इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं, उनको किस तरह आपने हैंडल करना है। बहुत सी चीज़ें हैं उनकी एक अलग एसेंस होता है कि बारी बारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप जो है ना उनको आपने पकाना है, उनको उसमें डालना है। लेकिन क्या इससे आपको फ़र्क पड़ता है, उससे आपकी हंडिया का टेस्ट किस तरह का ख़राब हो सकता है या फिर लजीज हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए शेफ़ सहर अवैस हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। शेफ़ सहर, आपको वेलकम कहते जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। शेफ़ सहर, सबसे पहले तो बताइए कि आप कब से ये प्रोफेशनली एज अ शेफ़ जो है वो काम कर रही हैं? मैं कॉथम के साथ तकरीबन 2017 से एफिलिएट हूँ। अच्छा। और प्रोफेशनली उनके साथ एज अ शेफ़ काम कर रही हूँ। लेकिन ये जो कुकिंग का पैशन है ना, ये बिल्कुल ठीक आपने मुनीबा बात की कि ये ना हम औरतों के अंदर ना एक बॉर्न एक हमारी क्वालिटी है, तो ये कहीं ना हमें ट्रिगर करती रहती है कि हम ये करके हमें खुशी भी मिलती है। उसकी प्रेजेंटेशन के साथ हम बाकी लोगों को भी काफ़ी इस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट करवाते हैं। तो बस यही चीज़ है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो खाना है ना, ये पेट से दिल तक का रास्ता है। क्या बात ठीक है। तो इसमें आप जितनी महारत, और वो जो आपने कहा है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो है ये मोहब्बत से ही खाना बनाना है। वो लोग जो ज़रा जल्दी करके बना लिया, डन कर लिया, इसको काम समझ के कर लिया, तो मेरा ख्याल है उसमें वो एसेंस आप डाल ही नहीं सकते हैं जो कि एक मज़ेदार खाने में होना चाहिए। क्योंकि बेसिकली कोई भी काम हम दुनिया को, कोई भी प्रोफेशन पकड़ लें, क्योंकि मैंने ना इस पर काफ़ी सोच के मैंने इसको बीइंग अ प्रोफेशन ज्वाइन किया। हम किसी भी काम के लिए बाहर क्यों निकलते हैं? देयर इज़ अ बैकग्राउंड कि हम पेट के लिए निकलते हैं। जी, बिल्कुल ट्रू। तो मेरी नज़र में प्रायोरिटी यही है। अच्छा। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि व्हाई नॉट विद द परफेक्शन, विद द मतलब एज अ प्रोफेशनल ऑप्ट करने से पहले भी आप कुकिंग करती थी और वो शौक था आपको कि मैंने कुकिंग करनी? बिल्कुल था। बहुत सी और एक्टिविटीज़ का भी था। बीइंग अ होम इकोनॉमिस्ट मैं और भी चीज़ें करती थी। लेकिन जो कुकिंग है ना, जब आप एक हाउस वाइफ बनते हैं, फिर आपके पास बच्चे होते हैं, ठीक है, घर वाले तो ठीक है, लेकिन बच्चे आपकी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाते हैं। तो आपका मेन पर्पस जो उसके अंदर होता है ना, उनके लिए ऐसा फूड डेवलप करना होता है जिसको वो खुशी से खा सकें, मतलब ज़बरदस्ती ना खिला सकें या कोई गैजेट पकड़ा के ना खिला सकें। आप वो खुद अट्रैक्ट हों, वो खुद खाएं, वो खुद उस चीज़ को एंजॉय करें। फूड ऐसा होना चाहिए। तो फिर इस चीज़ को मैंने एज अ प्रोफेशन कंटिन्यू किया। अच्छा। सोचा, डिस्कस किया और इस चीज़ को आगे बढ़ाया। तो मतलब इसको एज अ प्रोफेशनल शेफ़ बनने से पहले भी आप डिफरेंट जो कुकिंग मेथड्स थी उसको अपनाती थी, डिफरेंट रेसिपीज़ बनाने की कोशिश करती थी? बिल्कुल। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, मेरी ना उन्हीं लोगों से ज़्यादा दोस्ती भी हो रही होती थी जो डिफरेंट ना रेसिपी के ऊपर बात कर रहे होते थे। नॉट एग्जैक्टली द सेम देसी कुजीन, इटालियन की तरफ भी और सब चीज़ें। तो मुझे ये होता था कि ये
जैसे हम बहुत स्टार्टिंग में कि वाइट सॉस भी कैसे डेवलप कर रहे हैं, या वाइट सॉस में ये रेड टिंट सा कैसे आ रहा है, मतलब वो सब उस वक्त ना हमें ऐसे लग रहा होता है कि कलर है या कोई ऐसा कोई चीज़ डाली हुई है। लेकिन ये जो क्यूरियोसिटी होती है ना, वही ना जो एक बॉन्ड चीज़ है एक औरत के अंदर, तो कुछ लोगों की किसी और तरफ थोड़ी सी हो जाती है, वो तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हर एक की अपनी सिलेक्शन है। तो ये डिफरेंट लोगों से मिलके जो उनकी डिफरेंट चीज़ें ट्राई करके और उसके ऊपर बात करके और वो लोगों के एक्सप्रेशंस देख के, मतलब कोई बाहर से काम करके भी आ रहा होगा ना, व्हेन वो खाने की तरफ जाता है ना और एक अच्छा खाना खाता है, मुझे ऐसा फील होता है कि वो आपकी थकन, आपकी टायर्डनेस, सब कुछ ख़त्म हो जाती है, यू फील रिलैक्स। हम जब बहुत ज़्यादा एक हेक्टिक रूटीन से गुजरते हैं कंप्लीट वीक, तो वी डेफिनेटली प्रेफर टू गो अ गुड रेस्टोरेंट, ठीक है, गुड एम्बियंस और गुड रेस्टोरेंट। इवन के समटाइम्स वी प्रेफर टू गो टू स्ट्रीट फूड, एम्बियंस ना भी हो बट वी वांट अ बेस्ट फूड विद द टेस्ट, अच्छा हो, टेस्ट हो, बिल्कुल। तो वो तो अब सोच लो, ये जो ये पेट का जो रास्ता है ना, ये सबसे पहले दिल की तरफ का ही है, दिल की तरफ जाते हैं। क्या बात है। तो फिर ये आपको 2017 से आप एफिलिएटेड हैं? मैं एफिलिएटेड हूँ क्योंकि कुछ चीज़ों के लिए ना हमें विद द सर्टिफिकेशन, विद द डॉक्यूमेंटेशन हमें आगे आना पड़ता है। उसके बगैर आप ना वो कर नहीं सकते हो। होम शेफ़ तो आप बन जाते हो, लेकिन शेफ़ बनने के लिए ना हमें कॉस्ट हैंडलर होना भी ज़रूरी है। मतलब चीज़ें ला दी हैं, बना दी हैं, हमें ये नहीं पता उसकी कॉस्ट क्या निकले। घर वालों ने 2 बार तो बनवा ली है वो चीज़, वो दोबारा नहीं आपसे नहीं बनवाएंगे वो, क्योंकि आपने कॉस्ट को मैनेज ही नहीं किया। तो बीइंग अ शेफ़ इज़ अ कॉस्ट हैंडलर। टेस्ट डेवलप तो आपने कर लिया, आपने मज़े से देख के इंग्रेडिएंट्स महंगे से महंगे ला के आप कुछ ना कुछ अच्छा एडिबल बना लोगे, लेकिन आपने जिन लोगों के पैसे इस्तेमाल करने हैं एटलीस्ट उनके साथ भी थोड़ा प्रोपोर्शनेट रहो, इफेक्टिव तो होना चाहिए ना वो। बिल्कुल। तो फिर मुझे ये बताइए कि आपकी कौन सी स्पेशलिटी, किस कुजीन में आपकी स्पेशलिटी है? पहले तो मैं देसी साइड पे भी बहुत ज़्यादा थी। अच्छा। जब उसमें बिल्कुल आई फाइंड माई सेल्फ बेस्ट तो वैसे कुछ नहीं होता, लेकिन इंसान कोशिश कर सकता है, कहीं ना कहीं परसेंटेज कहीं नीचे आ ही जाती है। तो फिर मैंने एज अ पेस्ट्री शेफ़ भी इसको और आगे किया, मतलब इसमें पूरी डिटेल्ड गई हूँ मैंने, इसमें विद द सर्टिफिकेशन, विद द डिप्लोमाज इसमें किया है, प्रोफेशनली किया है, होम बिजनेस टाइप किया है, हर तरह से इस चीज़ को आगे मैंने किया। मतलब आप देसी भी बना लेती हैं और अब आप पेस्ट्री शेफ हैं। मुझे ऐसा लगता था दैट इज़ वेरी चैलेंजिंग फॉर मी कि देसी तो हो गया, ठीक है, बेकिंग में ये बात करें, ये ब्रेड्स की बात करें या किसी भी चीज़ की कर रही हैं, तो ये दिस इज़ वेरी टेक्निकल वर्क। इसमें बड़ी साइंटिस्ट आप, मतलब लिटरली यू बिकम अ साइंटिस्ट कि आप उसमें थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो क्या, बेकिंग सोडा ही थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, आपकी वो जो डो है वो खराब हो जाएगी, सब कुछ आपका जो है ना, आपकी पूरी रेसिपी दैट इज गॉन। एग्जैक्टली, ट्रू। तो वो मैंने ना बीइंग अ चैलेंज आई एक्सेप्टेड दैट। और वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी कुजीन्स मतलब इटालियन, चाइनीज, इटालियन भी सब कुछ। और अब जैसे कि थोड़ी बेटियां मेरी बड़ी हो रही हैं, आई हैव 2 डॉटर्स, तो वो इटालियन को ना मैंने उस साइड पे थोड़ा सा धकेल दिया हुआ है। अच्छा, उनकी तरफ धकेल दी। हाँ, अच्छा, अब वो भी करती हैं? वो करती हैं। मुझे लगता है, मैंने वही कहा ना, हमेशा हर औरत जो है ना इस कैपेबिलिटी के साथ बॉर्न हुई है कि ये इनबिल्ट एक आपके अंदर वो टैलेंट है। आप बाहर जब चले जाते हो, आप अकेले हो, तो फिर आप बनाते हो, सब कुछ बनाते हो, आप इवेंचुअली वो सब कर रहे होते हो जो आप अम्मी से कह रहे होते कि हम ये भी नहीं कर सकते, हम ये भी नहीं कर सकते। इनफैक्ट लड़के जाके सब कर रहे होते हैं, वो जो वापस आते हैं ना बाहर से, तो वो भिंडी तक पका रहे होते हैं, वो स्किल्ड होते हैं, वो बता रहे होते हैं कि ये करो, इस तरह करो, वो प्रॉपर्ली एक हस्बैंड बन चुके होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं दूसरा शहर कि बहुत से लोग कहते हैं कि जी ठीक है, इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं, लेकिन जो लज्जत आती है ना वो हाथ का कमाल होता है। किसी किसी के हाथ में बड़ी लज्जत होती है, जब वो खाना बनाते हैं, वो कुछ भी बना ले वो बड़ा मज़ेदार होता है। वाकई ऐसा है? बिल्कुल, ये भी वो पता है, मैं वो इसलिए वो पैशनेट लोग हैं। एक तो होता है ना नॉर्मली कुकिंग सबने की है, सेकंड ये एक एग्जांपल इस तरह से हो सकती है, हम किसी रेस्टोरेंट जाते हैं, किसी भी रेस्टोरेंट को अभी सोचना टारगेट तो नहीं करेंगे, लेकिन हमें होता है कि यार यहाँ का पास्ता हमेशा बेस्ट है, ट्रू, क्योंकि वो प्रिसाइज्ड इंग्रेडिएंट हैं, वो कैलकुलेटेड उनकी क्वांटिटी है, जो कभी भी ऊपर नीचे नहीं हो सकती है। यहाँ तक कि जो हमारी देसी, जो पुराने ज़माने हमारी अम्माएँ थी, दादियाँ थीं, अगर उन्होंने किसी हलीम में या बिरयानी में किसी में लौंग डालनी है या कोई बेसिक इंग्रेडिएंट जा रहे, जैसे लौंग हर एक में नहीं जा सकता, जायफल जवित्री नहीं जा सकती, लोग अक्सर जायफल जवित्री हलीम में भी डाल रहे हैं, वो कड़वी हो जाती है। एग्जैक्टली, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा नाइस, इसका मतलब है देखो ना कहीं हद तक ये अंदर से निकल ही रहा है।
तो ये जायफल जावित्री हलीम में नहीं जा रही, लोग बस जल्दी में वो 12 मसाले यहाँ भी 12 मसाले वहाँ डाल भी देते हैं, जो कैलकुलेटेड इंग्रेडिएंट्स हैं और उसके अकॉर्डिंग रहना, आपके टेस्ट को कहीं आगे पीछे नहीं, थोड़ा सा आपने इसको पढ़ना है। हम क्या करते हैं, हम पढ़ते नहीं हैं, बस हमारे देखते देखते बिल्कुल डाल देते हैं। इवन दो कि हम लोग सोशल मीडिया से बहुत से रेसिपीज निकालते हैं और वो कर लेते हैं। हालांकि हमने उसमें खाया तो है, हमें नहीं पता कि वो टेस्ट का कैसे, लेकिन अच्छा खैर, अभी जैसे आपने हलीम की बात की है, तो हलीम आजकल वैसे भी ये नजर न्याज का सिलसिला जारी है, इसमें हलीम भी बहुत ज़्यादा लोग जो है बना के बांट रहे होते हैं। तो हलीम, मज़ेदार हलीम कैसे हम घर पे बना सकते हैं? सबसे मेन इसकी चीज़ है जो कि आजकल लोगों को लगता है कि बोनलेस लेके जल्दी से बना लेना आसान है, लेकिन विद बोन आप जब मीट यूज़ करते हो ना, तो उस हड्डी का जो आप पकाते हो उसका अपना एक बेसिक इंग्रेडिएंट निकलता है और आपको मज़ा आ जाता है। और मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि प्लीज़ ये जो 12 मसाले हैं ना, ये लेना कोई मुश्किल नहीं है, हमारे मुल्क में सबसे आसान है। ये लेके इन्हीं को फ्रेश ग्राइंड करके एक शीशे के कंटेनर में रखना चाहिए। लोग उसको भी प्लास्टिक में रख लेते होते, जिसकी वजह से वो मसाले भी ख़राब होते हैं, उनके फ्लेवर में फ़र्क आ जाता है। और जितने भी मसाले आपने 12 लिए हैं, एक मतलब 1 टाइम आपने ये काम करना है, आप उसको हल्का सा रोस्ट कर लो तवे पे, किसी चीज़ पे भी, और आप उसको 3 से 4 हलीम हमने बार बार तो बनानी नहीं होती, आपने 1 मंथ बनानी है, तो व्हाई नॉट एक अच्छी चीज़ ऐसे बने कि सब मिलके खाएं, और वो जो एक सुगार जिसको 1 मंथ करके बना रहे हैं, उसका फ्लेवर ऐसा इन्हांस कर सके आपके मज़ा आए। तो हमेशा मसाले खुद से पीस के रखें और ग्लास के कंटेनर में रखें। और हलीम में ना विद बोन वाला मीट यूज़ करें, ठीक है, उससे तो बहुत फ़र्क। बाकी ये जो दालें हैं, लोग जौ और दलिए का भी वो डालते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ज़रा ना इसका प्रोपोर्शन भी ठीक रखें। अक्सर लोग क्या करते हैं, इक्वल डाल देते हैं, या दालों का ज़रा इंतखाब ज़्यादा हो जाता है, तो वो फिर सरदर्दी ही बनती है, जब आप खाते हो वो टेस्ट नहीं आता। तो ये प्रोपोर्शन रखें, ये थोड़े से ग्रामेज जो है मीट के ज़्यादा रखें। ओके, ठीक है, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है इससे, ठीक है। अच्छा, दूसरा और भी जैसे चीज़ें हैं, हमारे घर में बिरयानी भी बहुत ज़्यादा बनती है, हमारे यूजुअली सबके घर में बहुत एक बिरयानी लवर डेफिनेटली पैदा किया जाता है। मेरा ख्याल है इस रीत को सारी जिंदगी कायम रखने के लिए अल्लाह मियाँ की तरफ से पैदा किया जाता है बिरयानी लवर। वैसे ये बड़ी अच्छी बात आपने की है। तो वो उस बिरयानी के चावल जब वो ख़राब हो जाते हैं, कभी जी उसको दम ज़्यादा लग गया है, कभी उसका जो मसाला बना होता है उसमें कोई चीज़ इंग्रेडिएंट रह जाता है, क्या करना चाहिए? उसका मसाला जो है ना, ये तो पहले तो ऐसे होता ही था, हमारे बहुत यानी 4 फादर्स टाइप की मैं बात बता रही हूँ कि वो कहते हैं ये क्या सालन चावल मिक्स कर दिए हैं, वो पहले ये कहते थे ये क्या बना दिए। लेकिन अब चूंकि ये खासी हमारी रॉयल किस्म की डिश बन चुकी हुई है, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि मसाला आप तैयार कर लेते हो, फ्लेवर डेवलप कर लिया आपने, वो आपके मसाले तैयार, काइंडली बासमती राइस जो है ना वो यूज़ करें। लोग क्या करते हैं, वो वाइट राइस यूज़ कर लेते हैं, वो हल्का होता है। अच्छा, वो तो वैसे ही आप चावल बॉयल करो, जिसको हमारे घर पे औरतें कहती हैं पहली कन्नी पे उतार लेना, या इस तरह से बॉयल राइस सॉफ्ट होते हैं, उसमें वो टेंडेंसी नहीं होती है कि वो मसाले के साथ मर्ज होके उसके फ्लेवर को अपने अंदर भी बिल्कुल जज्ब करके, तो वो उतने टाइम पे वो दम पे रह सके। अच्छा, जो बासमती राइस होता है ना, ये डबल इन साइज़ होता है जिस वक्त आप दम पे देते हो, ठीक है, पहली कन्नी पे ये उतार के, और ये इसमें इतनी स्ट्रेंथ होती है, इसका ना एक फ्लेवर भी बाकी चावलों की कंपैरिजन, हम बाकी चावल बॉईल करते हैं विदाउट सॉल्ट तो हमें टेस्ट नहीं आता, ये विदाउट सॉल्ट भी आप में टेस्ट आएगा। लेकिन यूजुअली हमारे यहाँ पे ये है कि बासमती राइस जब अगर हम देग पका रहे हैं तो उसी में होगा, घर के लिए यूज़ नहीं है। औरतों को जितना काम आसान दे दिया जाए ये कह रहे हैं ना कि दिल करता है पकाने को, जब अच्छी चीज़ डाइन आउट करके भी आते हैं, देखते हैं, दिल करता है, लेकिन थोड़ा सा ना सिर्फ बिरयानी के लिए रख लें, क्योंकि बिरयानी को दम देना है, इट माइट टेक सम टाइम 15 to 20 मिनट्स, जितनी उसकी क्वांटिटी होती है। तो अगर आपका चावल खिला हुआ और खड़ा हुआ इस तरह नहीं होगा, और कितनी देर पहले भिगोना चाहिए चावलों को? बासमति को तो मेरा ख्याल है कम से कम 2 घंटे दे, 2 घंटे दे, क्योंकि वो थोड़ा ना चावल सख्त, और दूसरे वाले चावल वो तो 20 मिनट्स भी इज मोर देन इनफ। यस, कुछ लोग तो ऐसे ही पानी बॉईल हो रहा है और डाल दिए और डाल देते हैं। जस्ट इमेजिन इट, वो कितने लाइट हैं बेचारे, उन पे कितना जुल्म किया जा रहा है, वो ग्रेवी और वो चिकन और सब कुछ डाल के वो लेयरिंग करके। तो फिर आप ऐसी चीज़ यूज़ करो जिसने टाइम लेना है, जिसने थोड़ा एक्सपैंड होना है, ठीक है, और वो आपको बिरयानी वही अच्छी लगती है जो खिला चावल आपको अलग अलग नजर आता है, तो वो बड़ा मज़े की भी वो बिरयानी होती है। अच्छा, दूसरा इसमें अंदर कोई ऐसा इंग्रेडिएंट जो कि जाना चाहिए बिरयानी के अंदर, जो कि लोग अक्सर ना, कुछ लोग इसको पसंद भी नहीं करते
किस चीज़ को? खेवड़ा जो है, ठीक है। अच्छा। खेवड़ा जिसको कुछ लोग ये हाँ। कहे वो फ्लेवर, ये फ्लेवर के लिए, ये वो कलर के लिए डाला जाता है ना? कलर नहीं, नो, ये वो है, अक्सर लोगों को बच्चों को दूध में भी डाल के दे देते हैं, ये वो एसेंस है ये। अच्छा। जैसे वनीला एसेंस हाँ, हो हाँ, गया, हाँ। सारे एसेंस हैं, तो कुछ इसके पिन ड्रॉप्स डाल के, मैं जो वैसे प्रेफर करती हूँ ना कि बिरयानी में मज़ा आए, लोग डालते भी हैं, कोई ऐसी कोई ये इतनी बात नहीं, लेमन ज़रूर कटिंग करके डाला हुआ लेयरिंग में, और लेयरिंग करके ही बनानी चाहिए। ओके। जब उसका पूरा दम आ जाए, व्हेन यू आर सेटिस्फाइड, उठा के जी पूरी एक भाप निकली हाँ, है, हाँ। तो तब उसको ना हल्के हाथ थोड़ा से एक सा, बार हाँ। टॉस करें, ओके। और आपकी फिर बिरयानी तैयार। सूरत बिरयानी ओए तैयार। होए। और ग्रीन कलर ज़रूर होना चाहिए, आपकी हरी मिर्च और हरा धनिया ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट। हाँ, मतलब वो डिफरेंट जो रेनबो कलर है ना, वो एटलीस्ट थोड़ा बहुत आना चाहिए अंदर, येलो भी, फिर वो एक ऑरेंज जो हम लोग वो कलर डालते हैं वो भी हमारे जर्दे के रंग में ही जा रहा था। हाँ, वो जर्दे के रंग में जा रहा होता है, तो वो भी सारी चीज़ें आनी चाहिए। अब चूंकि हमने ये दो तो बता दिया आपको कि इसमें क्या क्या मेन इंग्रेडिएंट्स जाने चाहिए। अब मुझे ये बताएं कि शेफ सहर कि हमारे पास वक्त थोड़ा है, मेहमान आ गए हैं, आधा घंटा है, मुकाबला सख्त है, हम उसमें कौन सी रेसिपी बेस्ट बना सकते हैं जो कि हम सर्व कर दें और क्या दाद हमें मिले? दाद तो बहुत मिलेगी वैसे इंशाल्लाह। क्या हो सकती है? ये ना चिकन पे ही हो सकती है, क्योंकि आजकल ब्रायलर का ही हाँ, ज़्यादा ज़माना ठीक है, और हर बच्चा, हर घर के हर लोग चिकन खा सकते हैं, हाँ। लेकिन मटन की तरफ ना स्पेसिफिक लोग हैं, इनफैक्ट बीफ की तरफ भी। तो आई वुड सजेस्ट कि ना घर में एक और चीज़ ना हर टाइम हर औरत को रेडी रखनी चाहिए, जैसे बिल्कुल हम वज़न हो, जैसे ये अजवाइन ले लें। अच्छा। और सफ़ेद ज़ीरा, ठीक है। इसको रोस्ट करके, जैसे 50-50 ग्राम लेके रोस्ट करके ना इसको क्रश करके रखिए। ओके। ये एक इंग्रेडिएंट आपका बना ओके। है, ठीक है। जब आपके कोई लोग आ गए हैं और आपकी अल्लाह की तरफ से आपकी ये फ्रीज़र में मुर्गी भी पड़ी हुई हाँ, है, ठीक ठीक है, है। तो आप उस पर ज़रा डीप कट्स लगाएं क्लीन ओके, करके। ओके। उस पर नमक, 1 चम्मच नमक या हस्बे जायका, काली मिर्च, कुटी काली मिर्च यूज़ करेंगे। वही बात साबित को जब आप खुद से पीसेंगे वो फ्लेवर ही हमेशा डिफरेंट है। जैसे नमक, काली मिर्च, वो अजवाइन वाला जो एक मैंने बनवाया एक हाँ, पाउडर वो, और बस ये 3 चीज़ें सिंपल, ठीक है। आपने उसके ऊपर लगाने, इसमें लाल मिर्च नहीं आती है, ठीक है। आपने अपने चिकन को अच्छी तरह टॉस करना है इस पर, यानी 1 kg अगर चिकन है या 1 चिकन है, 3 टेबलस्पून आप ना इस पर ऑयल डाल के टॉस करें और इसको स्टीम दे दें। ठीक है। लिटरली चाहे इसको आप कोयले का धुआं दे रहे हैं नहीं दे रहे, ये आपके पास इतनी मज़े की रोस्टेड, हाँ ये तो मेरी अल फेमस कह लें इसको, मतलब ये स्टीम चिकन आपका बन जाएगा। चिकन आपको और कोई इंग्रेडिएंट नहीं डालना। हाँ, कुछ लोगों को ना समटाइम्स मसला होता है चिकन की हीक से, हाँ। उसमें यू कैन ऐड गार्लिक पाउडर। ओके, ठीक है। आप गार्लिक पाउडर भी अपने, ये नहीं, ये 3-4 इंग्रेडिएंट वाला बिल्कुल है कि आप बनाएं, उस पर टॉस करें और आप उसको स्टीम दे दें। आप चाहें तो, यानी अगर आप बहुत क्विक हैं तो आप इसमें हाफ कप ऑफ वाटर ऐड कर सकते हैं, जस्ट कि वो तेज आंच पे बने। और ये आपका आराम से विदिन हाफ एन आवर, ये विदिन 20 मिनट्स ये आपका रेडी हो जाएगा। ये इतनी स्पेशल और इतनी इजी जो रेसिपी हमें शेफ सहर ने बताई है, जो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, मैं भी ट्राई करूंगी, फिर हम देखेंगे कि क्या बनता है, अगर हमें बनानी सही आई तो। खैर, शेफ सहर हमारे साथ मौजूद थी। सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और क्या क्या चीज़ें हमने घर में बनानी है हमने आज आपको बता दी। इसी नोट पे मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।